दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में। जिस तरह से हमारी बॉडी में अलग-अलग सिस्टम काम करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उस सिस्टम में अलग-अलग बॉडी के खास ऑर्गन खास तरह के कार्य को परफॉर्म करते हैं, खास तरह के कार्य को अंजाम देते हैं। तो नर्वस सिस्टम भी एक अलग सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो अलग तरह के कार्य के लिए जवाबदेह है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में सबसे जटिल संरचना है और हमारे हर तरह के क्रियाकलाप को नियंत्रित करने वाला प्रणाली है। जब कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं, इन सारी चीजों को जो नियंत्रित करता है जो सिस्टम, उसका नाम है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अगर नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में किसी तरह से उसमें डिसऑर्डर आ जाए, तो हमारा एक्शन, हम क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इस चीजों के बीच कोई समन्वय नहीं होगा। वो कोई उसके सार्थक अर्थ नहीं लगा पाएंगे। कोई भी एक्शन करेंगे वो सार्थक एक्शन नहीं होगा। तो नर्वस सिस्टम का इतने महत्वपूर्ण काम है। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है, उसमें किस तरह कितने प्रकार होते हैं और कैसे कार्य करता है, इन सारी चीजों को देखेंगे। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के हर एक्शन को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है और कोऑर्डिनेट करती है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है। देखिए यहाँ पे जो कंट्रोल तो समझ में आ रहा होगा कि हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है, हमारे सोचने की प्रक्रिया, हमारे लर्निंग की प्रक्रिया, मेमोरी की प्रक्रिया कैसे चलती है, वो सब नर्वस सिस्टम के जरिए होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब आप ऐसे समझिए कि हम कुछ सोचते हैं, बोलते हैं और फिर करते हैं। तो सोचना एक लेवल पे चल रहा है, बोलते हैं और फिर करते हैं। तो जो मेंटल प्रोसेस चल रहा है, ब्रेन के भीतर जो चल रहा है और फिर वो एक्शन के रूप में परफॉर्म हो रहा है, इस दोनों के बीच जो समन्वय करवाता है, उसी का नाम है नर्वस सिस्टम। तो आइए एक करके देखते हैं। नर्वस सिस्टम में जो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी के जो सबसे छोटी फंक्शन इकाई होता है उसे कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। तो उसी तरह से नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है वो अलग होता है और उस सेल का नाम है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। यानी तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये डायग्राम, ये एक न्यूरॉन का बना हुआ है। इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि न्यूरॉन मुख्य रूप से कार्यवाही के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से, जिस तरह के वो काम करते हैं उसके हिसाब से न्यूरॉन तीन प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी न्यूरॉन, उसको एफेरेंट भी बोलते हैं। देखिए ये एक बार यूजीसी की परीक्षा में ये पूछा गया था, ये संवेदी और सेंसरी ना पूछ करके एफेरेंट पूछा था। तो इसलिए हर नाम को इसको याद रखना है, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी कभी कभी ऐसा पूछ देता। तो एफेरेंट पूछ दिया, आप सेंसरी जान रहे हैं, संवेदी न्यूरॉन जान रहे हैं और एफेरेंट किसको कहते हैं नहीं जानते हैं, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। तो सेंसरी बोले, एफेरेंट बोले या संवेदी न्यूरॉन बोले। तो दूसरे को बोलते हैं गतिवाही न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन और दूसरा नाम इसको इफेरेंट बोलते हैं। तीसरा जो न्यूरॉन है, तीसरे प्रकार के न्यूरॉन, उसको सहचर न्यूरॉन बोलते हैं या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, तो ये तीन तरह के न्यूरॉन अपने काम के आधार पे, फंक्शन के आधार पे इसका डिवीजन किया गया। तो सेंसरी न्यूरॉन या एफेरेंट न्यूरॉन होता क्या है, काम क्या करता है? हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं? पहले हमारे सारा एक्शन साइकोलॉजी के हिसाब से, न्यूरो साइंस के हिसाब से उद्दीपक के प्रति प्रक्रिया होता है। जो कुछ भी हमारे वातावरण में है, हम उसके प्रति रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्शन देते हैं वातावरण में जो उद्दीपक है, जो चीजें हैं, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित कर रहा है। तो पहले वो तो हमारे नोटिस में आता है ना। कोई लाइट जल रहा है तो लाइट आंख को प्रभावित किया, तो पता चला कि हाँ ये लाइट है। तो सूचनाएं पहले ब्रेन में गया। तो सबसे पहले उद्दीपक होता है, वहां से हमारी ज्ञान इंद्रिय सूचनाओं को प्राप्त करता है। तो जो न्यूरॉन का हिस्सा सूचनाओं को वातावरण से लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाता है, उसको बोलते हैं संवेदी न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है कि सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाना। और जो सूचनाएं, जिस रूप में सूचनाएं जाती है, उसको बोलते हैं जो इम्पल्स, ये तंत्रिका आवेग, उसको बोलते हैं तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का मतलब, ये टर्म आएगा, बार बार आएगा अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है तो। नर्व इम्पल्स क्या है, तंत्रिका आवेग क्या है? तंत्रिका आवेग
जो सूचनाएं मिल रही है वातावरण से, तो संवेदी न्यूरॉन उस सूचनाओं को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हमारे सामने कैमरा लगा हुआ, कैमरा आंखें देख रही है, तो ये कैसे पता चल रहा है ब्रेन को कि वहां पे कैमरा है? ऐसे पता चल रहा है आंख के जरिए। तो उस जो भी सूचनाएं वहां कैमरा जो दिख रहा है, इसको किसी न किसी फॉर्म में तो ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। तो जिस तरीके से संवेदी न्यूरॉन सूचनाओं को आंख के जरिए ढोकर ब्रेन तक पहुंचाता है, उस तरीके को नर्व इंपल्स कहते हैं। नर्व इंपल्स के जरिए ही वो सूचनाएं ब्रेन तक पहुंच रहा है। तंत्रिका आवेग इलेक्ट्रिकल फॉर्म है सूचनाओं को ले जाने का। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाते हैं, केमिकल फॉर्म में भी जाते हैं। वो आप जब इसको डीप में पढ़ेंगे अलग अलग किस तरह से फंक्शन करता है, तो इसको आप समझेंगे। तो आपको समझ में आ गया संवेदी न्यूरॉन। दूसरा है गतिवाही न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन या इफेरेंट। जब सूचनाएं मस्तिष्क में जाती है, तो एक तीसरे प्रकार का जो है एसोसिएशन या इंटर न्यूरॉन, सहचर न्यूरॉन, इसका काम शुरू हो जाता है। संवेदी न्यूरॉन से सूचनाएं गई ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में। अभी इस पे भी बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में। तो वो सूचनाएं ब्रेन में जाके ब्रेन उसको एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसका प्रसंस्करण प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद ये काम किसका है? सहचर न्यूरॉन का या इंटर न्यूरॉन का, जो मुख्य रूप से ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, और उन सूचनाओं को जो संवेदी न्यूरॉन ले गया ब्रेन में, उसका वो एनालिसिस करता है, प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेसिंग करने के बाद वो फैसला करता है कि किस तरह का एक्शन लेना है। तो जिस तरीके का एक्शन लेना है, जो फैसला लेता है, और उन फैसलों को हमारे कर्मेंद्रियों तक जो पहुंचाता है इफेक्टर। जैसे मान लिया बिजली है, बिजली के झटके लगे, हाथ खींचा, तो हाथ खींचा, पहले सूचनाएं बिजली लगी, ये ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन प्रोसेसिंग क्या खतरा है, और आप हाथ खींचे। तो हाथ खींचे तो हाथ तक सूचनाएं कर्मेंद्रियों तक, मसल्स तक या ग्रंथियों तक सूचनाएं जो लेकर के ब्रेन से आता है यहां तक। कहां तक? कर्मेंद्रियों तक, इफेक्टर तक, हमारे मसल्स तक, हमारी ग्रंथियों तक। वो सूचनाएं जो लेकर के आता है, वो जो काम ये करता है उसको बोलते हैं गतिवाही न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र या फिर मोटर न्यूरॉन। आप समझ गए तीनों। संवेदी न्यूरॉन सूचनाओं को मस्तिष्क या सुषुम्ना तक ले जाता है, और इंटर न्यूरॉन ब्रेन में या सुषुम्ना में उसका एनालिसिस करता है, प्रोसेसिंग करता है, और वहां से जो आदेश मिलता है काम करने का, वो काम करता है गतिवाही न्यूरॉन, हमारे कर्मेंद्रियों तक सूचनाओं को पहुंचाता है। तो ये तीन प्रकार के न्यूरॉन कार्य के आधार पे होंगे, समझिए। और ये भी देख लीजिए इसको, ये हमारी बॉडी है, ये डायग्राम, और इसमें ये जो जाल जाल जैसा बिछा हुआ है, ये यही है तंत्रिका तंत्र, यही है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का पूरे बॉडी में जाल फैला हुआ है, पूरे बॉडी में, और इसी के जरिए सारी सूचनाओं का प्रोसेसिंग ब्रेन में होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं, और लगभग जो न्यूरॉन की संख्या है, तंत्रिका तंत्र की संख्या, वो लगभग 100 अरब के आसपास बताई जाती है, जो मुख्य रूप से ज्यादातर ब्रेन में ही होते हैं, और ये बाकी शरीर में भी होते हैं। ठीक है। अब नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि ये जो न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है, सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन का। वो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इस न्यूरॉन को अगर आप देखें तो ये मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा होता है, 3 हिस्सों में बांटकर इसका स्टडी करते हैं। पहला हिस्सा ये जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं शाखिका, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स या शाखिका। ये पेड़ की टहनियों की तरह होता है। जब कोई सूचनाएं आती है तो सबसे पहले यही रिसेप्टर होता है लगा हुआ, यही ग्रहण करता है सूचनाओं को। और सूचनाओं को ग्रहण कर इस न्यूरॉन के दूसरे हिस्से, जिसको बोलते हैं कोशिका शरीर या सेल बॉडी या सोमा भी बोलते हैं इसको, ये इस तरह का होता है। और इसी में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किसी भी कोशिका का मेटाबॉलिज्म करने का सारी चीजें उसी में होता है, कि अगर वो नहीं है तो वो कोशिका जीवित नहीं रह सकता है। तो जीवन को बचाए रखने वाले सारे तत्व न्यूक्लियस में होता है। तो ये सोमा या कोशिका शरीर या सेल बॉडी जिसको कहते हैं, इसी में न्यूक्लियस होता है,
और ये पूरा जो सेल बॉडी होता है इसमें एक तरह का तरल पदार्थ होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म से ये भरा हुआ होता है। तो सूचनाएं सबसे पहले शाखिका में आई। ये क्या है? ये संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन सूचनाओं को ग्रहण करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो ये न्यूरॉन में सबसे पहले कहाँ आता है? शाखिका के पास। शाखिका के पास सूचना आता है और वो सेल बॉडी से होता हुआ ये जो लंबा वाला पार्ट दिख रहा है इसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन। और ये लंबा होता है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन ही है। अगर ये पूछा जाए कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है तो न्यूरॉन। इसकी लंबाई 39 से 39 टू 40 सीएम तक इसकी लंबाई होता है, जो गर्दन से लेके कमर तक स्पाइनल कोड में होता है। इसकी लंबाई इतनी होती है। और जो छोटे होते हैं वो 1 इंच के 1000वें हिस्से के बराबर भी होता है। लेकिन आमतौर पे जो एक्सॉन की लंबाई होती है वो 1 या 2 इंच के बराबर होती है। ठीक है। तो इस तरह से इसके जो लेंथ है उसमें बहुत विविधता है, बहुत वेरी करता है। ये 39-40 सीएम से लेकर के 1 सीएम के 1000वें हिस्से के बराबर होता है। तो ये सबसे लंबा पार्ट है। उसके बाद जब ये सोमा से या कोशिका शरीर से, सेल बॉडी से ये जो सूचनाएं निकलती है तो एक्सॉन में जाती है। एक्सॉन लंबा होता है और ये जो देख रहे हैं ना, ये गड्ढे गड्ढे जैसा, ये गड्ढे गड्ढे जैसा होता है। और इस सूचनाएं इसमें ट्रेवल करता है जंप मारकर। यहाँ से जंप मारा, यहाँ आया, यहाँ से जंप मार के आया, यहाँ आया, यहाँ से इस तरह से जंप मारता है। और इस वाले गड्ढे वाले हिस्से को नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। गड्ढे वाले हिस्से को नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। और इसमें एक ये भी एक तरल पदार्थ है। ये कहिए कि इसके ऊपर एक झिल्ली होती है लगा हुआ जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ ये उजला होता है कलर में और ये कोशिका को जीवित रखने के लिए और सूचनाओं के संचरण के लिए बहुत जरूरी होता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जिन न्यूरॉन में होता है उसमें जो तंत्रिका आवेग होता है, सूचनाएं जिस रूप में ट्रेवल कर रही होती है वो फास्ट गति से होता है। और ये सूचनाओं को इतना तीव्र गति से हमारे शरीर में चलता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि अच्छा बिजली के झटके लगे और हमने तुरंत प्रोसेसिंग भी हुआ ब्रेन में और हमने हाथ भी खींच लिया। ये बहुत फास्ट होता है। 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूचनाएं इसमें ट्रेवल करती है। मतलब तंत्रिका आवेग, नर्व इंपल्स की जो रफ्तार होती है वो न्यूरॉन में वो 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और जिस एक्सॉन में माइलिन शीथ, जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ ठीक ठाक होता है, सही से होता है, उसमें उसकी रफ्तार ज्यादा होती है। किसका? तंत्रिका आवेग की रफ्तार ज्यादा होती है। उसमें 270 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सूचनाएं ट्रेवल करती है। तो सूचनाओं को ट्रेवल करने के लिए, तंत्रिका आवेग को स्मूथली चलने के लिए ये एक्सॉन पे होना बहुत जरूरी है माइलिन शीथ का। अब इस एक्सॉन से निकल करके जब आते हैं तो ये अंत में फिर ये शाखाओं की तरफ बढ़ जाता है। इसको एंड ब्रश कहते हैं। एक्सॉन के लास्ट में ये जिस तरह से बटा बटा रहता है ये शाखा की तरह, ये ब्रांचेज की तरह इसमें भी होता है। इसको बोलते हैं एंड ब्रश। और इस एंड ब्रश के जो ये थैली थैली नुमा जो दिख रहा है इसको सिनेप्टिक वेसल बोलते हैं। इसमें थैली होता है जिसमें एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इन थैली नुमा में। इसका काम क्या है अभी देखिए, आप समझेंगे कि एक ये न्यूरॉन की संरचना है, दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है और पूरे बॉडी में हमने कहा कि लगभग 100 अरब न्यूरॉन होते हैं और उस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच एक गेप होता है। ये पूरे एक न्यूरॉन दूसरे, अब यहां से दूसरा न्यूरॉन शुरू हुआ, या इसकी शाखिका है, सूचना यहां तक आई और यहां से आने के बाद फिर ये दूसरे न्यूरॉन की शाखिका पे सूचनाएं जाती है। लेकिन जाती कैसे है? ये तो गैप है, ये सटा हुआ नहीं है। दोनों जो न्यूरॉन आपको दिख रहा है, इस न्यूरॉन का एंड ब्रश और इस न्यूरॉन की शाखिका, दोनों के बीच एक गैप होता है। भरा हुआ नहीं होता, सटा हुआ नहीं होता, जुड़ा हुआ किसी तरह नहीं होता। तो इस गैप से सूचनाएं इसमें आती कैसे है? तो ये जो थैली थैली नुमा जो दिख रहा है इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है केमिकल, वो इसमें से जंप मार करके इसमें आ जाता है और दूसरे न्यूरॉन की शाखिका से जाकर चिपक जाता है। तो इस तरह से सूचनाएं फिर दूसरी न्यूरॉन में गया और फिर दूसरी न्यूरॉन से उसी तरह से करते हुए ब्रेन तक सूचनाएं जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वाला जो पार्ट है न्यूरॉन्स के जो हिस्से हैं उसमें शाखिका, कोशिका शरीर
और फिर ये एक्सॉन और फिर ये एंडवरस, और उसमें जो थैली होता है ये एंडवरस के साथ, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल थे, उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर को आप समझ लिए। अब हम देखते हैं कि तंत्रिका नर्वस के कितने हिस्से होते हैं। ये लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं, बटे होते हैं। हम जैसे कि इसमें देख रहे हैं क्या कि ये तंत्रिका तंत्र पूरी बॉडी में हुआ होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड का तंत्र अलग तरह के काम करते हैं, और जो बाकी बॉडी के हैं उसके फंक्शन अलग है। तो उसके हिसाब से तंत्रिका तंत्र का डिवीजन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र दो हिस्सों में बटा हुआ। एक को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरे को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों में अंतर क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अगेन आगे डिवीजन हो गया, दो हिस्सों में बट गया, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होते हैं मुख्य रूप से ब्रेन में और स्पाइनल कोड। अभी देखेंगे कि स्पाइनल कोड किस कहते हैं, किसको है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से ब्रेन में और स्पाइनल कोड में होती है। इस आधार पर ये दो तरह के होते हैं, ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र वो हिस्सा हुआ तंत्रिका तंत्र का नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग है। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड के छोड़कर, ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़कर जितने भी नर्व हैं, जितने भी तंत्रिका है, न्यूरॉन्स हैं, वो आ गया पेरिफेरल में, परिधीय में, शरीर के बाहरी हिस्सों में। ये ब्रेन है, इस ब्रेन को छोड़ दीजिए, और ये स्पाइनल कोड है, इसको छोड़ दिए, तो बाकी जो न्यूरॉन्स हैं उसको बोलेंगे हम पीएनएस का हिस्सा, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आगे फिर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक को बोलते हैं कायिक, दूसरे को बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इस दोनों में अंतर क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, मतलब वो हमारी जो स्वैच्छिक क्रियाएं होती है उसके लिए जवाबदेह होता है। हम बता चुके हैं कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में एक ऐसा तंत्र है, ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे हर एक्शन को, हर क्रिया को करने के लिए जवाबदेह है। हम सोचते कैसे हैं, सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, हमें किस तरह का काम करना है, हमारी लर्निंग कैसा हो रहा है, मेमोरी कैसा है, ये सारी चीजें जो निष्पादित करता है वो नर्वस सिस्टम के जरिए ही होता है। तो इसमें से तंत्रिका तंत्र, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो सारी क्रियाएं जो हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं, जिसमें हमारा कमांड होता है। अभी हम बोल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, अभी मेरा मन करे हम नहीं बात करेंगे, मेरा मन करेगा अभी हम छोड़ देंगे, हम ऐसे हाथ उठा रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। तो इन सारी चीजों को स्वैच्छिक जो हम अपने इच्छा से करते हैं उस सब का सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जरिए होता है। चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब नियंत्रण किससे होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उन क्रियाओं को नियंत्रित करती है जो हमारे नियंत्रण में होता ही नहीं, अनैच्छिक क्रियाओं को, जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। अभी ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं खुद से कि थोड़ा सा स्पीड कम हो जाओ, ज्यादा हो जाओ, नहीं कर सकते हैं। श्वास की गति हो गया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है चल रहा है, खुद ही चल रहा है, दिल का धड़कन है, ये सारी चीजें पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, किसी भी प्राणी का नियंत्रण नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक होता है, इसलिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं के लिए, उन फंक्शन के लिए जवाबदेह होता है जिसपे प्राणी का, व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जवाबदेह होता है, वो खुद चलते रहता है, उसको नियंत्रित करते रहता है। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र फिर दो हिस्सों में गया, इसके दो हिस्से हैं या दो पार्ट हैं। एक को अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं, दूसरे को उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और उप अनुकंपी पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इस दोनों में अंतर क्या है कि अनुकंपी तंत्रिका दोनों जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, दोनों अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जवाबदेह है जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है
अनुकंपी तंत्रिका तंत्र वो उन क्रियाओं के लिए जवाबदेह होता है या उसके लिए जवाबदेह जो हमें इमरजेंसी की सिचुएशन में करना पड़ता है, आपातकालीन अवस्था के लिए। जब हम इमोशन की अवस्था में, गुस्सा आ गया, डर लग रहा हो या इस तरह की और दूसरे इमोशंस की अवस्था में हम हैं, तो उसमें ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और इसमें होता क्या है कि हम हमारी सांस की गति तेज हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आंख की पुतली का साइज बड़ा हो सकता है, आंखें लाल हो सकती है गुस्से की अवस्था में, या इस तरह के जो सामान्य से ऊपर या नीचे, इसके उल्टा भी होता है। जब हमें डर की सिचुएशन में है तो इसके उल्टे भी एक्शन हो सकते हैं, हमारी बॉडी के द्वारा ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो सामान्य से ऊपर या नीचे की अवस्था जो है उसके लिए सारे एक्शन के लिए जवाबदेह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र फिर से शरीर को सामान्य और नॉर्मल स्थिति में लाता है, शांत अवस्था में लाता है, स्थिति को सामान्य करता है। ये दोनों मिलकर के काम करता है। ये नहीं कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मतलब हमारे शरीर को डिसऑर्डर कर देता है या कुछ बेकार का एक्शन है, फालतू का है, ऐसा नहीं है। दोनों मिलकर हमारे शरीर को शांत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब इसे एक एग्जांपल समझिए कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्यों जरूरी है। ये एक्शन जो करता है हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए करता है, ये भी बनाए रखने के लिए करता है। हमारे बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है कि हमें वो स्वस्थ बनाने की कोशिश करता है, उसको ठीक बनाए रखने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास अभी कुछ ऐसी आपात स्थिति आ जाए, अभी भूकंप आ जाए, आग लग जाए, तो हम अगर ये तंत्र ठीक नहीं तो हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आग लग गया, जल के मर जाएंगे। कोई सांप आ गया, शेर आ गया, हम नहीं भागेंगे अगर ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा तो इसलिए इसका होना जरूरी है। शेर आ गया तो भागना है, सांप आ गया तो भागना है या मारना है उसको। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, इसको फाइट एंड फ्लाइट करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है और फिर पूछा जाएगा, समझ लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमें फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार करता है। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लड़ो या भागो, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो उसका सामना करो, और नहीं कर पाते हो सामना तो वहां से भाग पड़ो, निकलो। तो इस सिचुएशन के लिए ये और ये सामान्य स्थिति को वापस बहाल करता है। तो दोनों ही मिलकर काम करता है, दोनों में बहुत कोऑर्डिनेशन होता है। अब देखिए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तंत्रिका तंत्र का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं। दो हिस्से देखिए, स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड हमारी बॉडी के सारे हिस्से को ब्रेन से जोड़ता है। ये स्पाइनल कोड को भी एक्सटेंडेड ब्रेन बोला जाता है। एक्सटेंडेड ब्रेन का मतलब ये ब्रेन का ही मतलब एडिशनल फॉर्म है, ऐसा कह लीजिए कि इसकी ब्रेन का ही विस्तारित रूप है, क्योंकि ये भी बहुत सारे एक्शन को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कोड ये जो दिख रहा है ना, ब्रेन से जुड़ा हुआ, ब्रेन से रीढ़ की हड्डी के जरिए ये कमर तक आता है, ये स्पाइनल कोड है। इसको सुनना कहते हैं हिंदी। और ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जवाब देता है। रिफ्लेक्स एक्शन उस एक्शन को कहते हैं जो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बिना सोचे समझे, समय नहीं लगा। जैसे कहीं बिजली के झटके लगे, तुरंत हाथ खींच लिया, किसी ने सुई चुभाया, हाथ खींच लिया। ये रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। और इन एक्शन का जो नियंत्रण होता है वो होता है स्पाइनल कोड के जरिए। और बता चुके हैं कि ये स्पाइनल कोड शरीर के बाकी हिस्सों से सूचनाएं स्पाइनल कोड के जरिए ही ब्रेन में जाता है। तो ब्रेन को और शरीर के बाकी हिस्से से ये इसको जोड़ता है, ठीक है। ब्रेन बहुत ही विस्तृत, ये इसमें अध्ययन की जरूरत है। ये ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरह के फंक्शन के लिए जवाबदेह होते हैं। तो उसको हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे और बताएंगे आपकी ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम आपके साथ नियमित बने रहेंगे, रेगुलर वीडियो डालेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको कहाँ दिक्कतें आ रही है बताते रहिए। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।